नमस्कार दोस्तों। वीडैन की रिपोर्ट कह रही है भारत में लोकतंत्र नहीं बचा है। भारत के नेता प्रतिपक्ष बता रहे हैं भारत की अर्थव्यवस्था को नरेंद्र मोदी ने यूं बर्बाद किया है कि सरकार चाहे जो कहे, नॉर्मल बताए, लेकिन हकीकत यह है कि भारत का उत्पादन और ट्रांसपोर्ट सब कुछ, एमएसएमई सब कुछ बर्बादी की दिशा में जा रहा है। महंगे होंगे और उस सब का भुगतान भारत के लोगों को करना पड़ेगा। भारत आज गिड़गिड़ा रहा है और वो आज ईरान से बात कर रहा है। ईरान से कह रहा है कि नहीं, जो हुआ है, जिस तरह के अटैक हुए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान हुआ, वो बेहद दुखद है। जी हां, और कह रहा है तेल दे दीजिए। ईरान कह रहा है नहीं, हमारे पास कोई तेल नहीं, अब हम किसी को तेल नहीं दे सकते। ईरान से युद्ध खत्म हो जाए, इसके लिए डोनाल्ड ट्रंप तमाम तरह की कसरत कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ उसे धमका भी रहे हैं और अटैक भी कर रहे हैं। ईरान डरने की बजाय उन्हें चुनौती दे रहा है और अब तक पूरी दुनिया के इतिहास में सबसे बड़ी दूरी की मिसाइल उसने चला के दिखा दी। लोगों को इतना पता नहीं था। 4000 किलोमीटर से अधिक की दूरी पर उसने मिसाइल चला करके यह बता दिया हम किसी से कमजोर नहीं है। जी हां, और भारत में राहुल गांधी की सेना, यानी राहुल गांधी के जो सिपाही है, बब्बर शेर है, वो मुसलमानों के साथ मिलकर के ईद में इतनी मोहब्बत के साथ में काम करते हैं, भाईचारा प्रस्तुत करते हैं, उन पर फूलों की वर्षा करते हैं कि अब इस बात की मिसाल दी जा रही है कि हां, यही तो है आइडिया ऑफ इंडिया। जी, यही है। तो आज इसी पर बात करूंगा, क्योंकि ईद थी और ईद की बधाई देना बनता है। तो हमारे सभी दोस्तों को ईद की मुबारकबाद, दिली मुबारकबाद। अल्लाह ताला यह करे कि कोई दुनिया में परेशान न रहे, कोई किसी संकट में ना फंसे, सब मोहब्बत से रहें, सब आगे बढ़ें और सबके जीवन, परिवार, सब कोई खुशहाल हो, इंसाफ का शासन स्थापित हो, सत्ता स्थापित हो, और जो ये अलोकतांत्रिक यानी अनडेमोक्रेटिक लोग हैं, इनको खत्म किया जाना चाहिए। जी हां, तो इस दुआ के साथ बात शुरू करता हूं। भारत के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी कहते हैं कि रुपए का डॉलर के मुकाबले कमजोर होना, 100 रुपए की तरफ डॉलर का बढ़ना और इंडस्ट्रियल फ्यूल की कीमतों में तेजी से बढ़ोतरी, ये आंकड़े नहीं, आने वाली महंगाई के साफ संकेत हैं। सरकार चाहे इसे नॉर्मल बताए, लेकिन हकीकत यह है कि उत्पादन और ट्रांसपोर्ट महंगे होंगे। एमएसएमई को सबसे ज्यादा चोट लगेगी। रोजमर्रा की चीजों के दाम बढ़ेंगे। एफआईआई का पैसा और तेजी से बाहर जाएगा। इससे शेयर बाजार पर दबाव बढ़ेगा, यानी हर परिवार की जेब पर इसका सीधा और गहरा असर पड़ना तय है। और यह सिर्फ वक्त की बात है। चुनाव के बाद पेट्रोल, डीजल, एलपीजी की कीमतें और बढ़ेंगी। जी हां, 5 राज्यों के चुनाव के बाद और बढ़ जाएंगी। और मोदी सरकार के पास न तो दिशा है, न रणनीति है, सिर्फ बयानबाजी है। सवाल यह नहीं कि सरकार क्या कह रही है, सवाल यह है कि आपकी थाली में बचा क्या है। जी हां, बहुत बड़ी बात राहुल गांधी ने कही कि आपकी थाली में बचा क्या है। जब राहुल गांधी यह बात कहते हैं तो इसके संकेत भी होते हैं, और इसके संकेत दिखाई देते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो लगातार जिस तरह से ईरान को इग्नोर कर रहे थे, जिस तरीके से उसे हल्के में ले रहे थे, लेकिन 22 दिन के युद्ध के बाद ईरान ने यह दिखा दिया कि वो किसी से न डरने वाला है, न झुकने वाला। भले ही अमेरिका के राष्ट्रपति कोई दावा करे, वो तो पहले ही दिन से दावा कर रहे थे कि 24 घंटे के अंदर
हम ईरान का सरेंडर करा लेंगे, लेकिन ईरान ने सरेंडर नहीं किया। हमारे सरेंडर मोदी इसी चक्कर में थे कि आज ईरान सरेंडर करेगा, कल ईरान सरेंडर करेगा, परसों ईरान सरेंडर करेगा। इस तरह वो हफ्ते उन्होंने गुजारे। हफ्ते बाद जब देखा कि कुछ नहीं बन रहा है, तब उन्होंने एक बार बात की वहां के राष्ट्रपति से। और जब बात की तो वहां के राष्ट्रपति ने दो टूक कहा। कहां थे आप? क्या आप बता रहे हैं? बहरहाल फिर भी हमारे आपके रिश्ते रहे हैं, सदियों से रिश्ते रहे हैं हमारे। पंडित जवाहरलाल नेहरू का उन्होंने जिक्र किया श्रीमती इंदिरा गांधी का, तब घबराहट होना तय था। तो उसी का हवाला देते हुए और भारत की उस जनता का हवाला देते हुए जो मोहब्बत रखती है ईरान से, कहा कि हम आपको सहायता देंगे, आपके टैंकर निकलवाने में मदद करेंगे। जी हां, और उसने 2 टैंकर निकलवा भी दिए। लेकिन जो बातें भारत को कही, भारत ने उसका कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि भारत डर रहा था अपने आका, आज की डेट में नरेंद्र मोदी के आका, वही डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू से। तो उस डर से, तो अब आप समझिए तब क्या हुआ कि इधर डोनाल्ड ट्रंप लगातार तमाम बयानबाजी, तमाम बातें कर रहे थे। नरेंद्र मोदी की तो हिम्मत नहीं है कि उन्हें झूठा कह सके, लेकिन ईरान बार बार कह रहा था कि ये हवाइयां मत छोड़िए, ये हमें लेक्चर मत बताइए, हम शांति चाहते हैं लेकिन अपने आत्मसम्मान को बेचकर नहीं, अपने देश के सम्मान को बेचकर नहीं। तो ईरान से 3 हफ्ते के युद्ध के बाद ही डोनाल्ड ट्रंप अब टूटने लगे, उनके यहां इस्तीफे होने लगे हैं, उनके यहां जनता चिल्लाने लगी है और उनके यहां भी युद्ध का असर दिखने लगा है। तो उन्होंने पहले रूस से तेल खरीदने की सबको अनुमति दी, कहा भैया खरीदो, कोई प्रतिबंध नहीं है अभी 30 दिन के लिए। और अब ईरान से कहा कि ईरान पर जो प्रतिबंध था तेल खरीदने से, वो भी हम खत्म कर रहे हैं, वो भी सैंक्शंस खत्म, खरीदो 30 दिन तक खरीद लो। लेकिन ईरान क्या जवाब दे रहा है? हमारे पास अंतरराष्ट्रीय बाजार में बेचने के लिए तेल नहीं है, हमारे पास में अपनी ही जरूरतें पूरी करनी। स्वाभाविक सी बात है, युद्ध में है, उसके जो पहले से कमिटमेंट है उनको देगा, आपको क्यों देगा भाई? तो उसने साफ साफ मना कर दिया। और इधर डोनाल्ड ट्रंप जो बार बार कह रहे थे, अब धीरे धीरे वो अब कहने लगे कि युद्ध समाप्त करने पर वो विचार कर रहे हैं, युद्ध समाप्त करने पर कर रहे हैं। ट्रंप के इस बयान के बाद में ईरान ने दावा किया कि उसके नतांज परमाणु केंद्र है और जिस तरीके से हमला किया है अमेरिका ने, वो क्षमा योग्य नहीं है, इसका जवाब दिया जाएगा। और ईरान ने जो मिसाइल छोड़ी, वो मिसाइल लोग सोचते थे ईरान के पास ज्यादा से ज्यादा 2000 किलोमीटर की होगी, वो भी विश्वास कम कर रहे थे। लेकिन ईरान ने जब छोड़ा तो ब्रिटेन के क्षेत्र के पास में जो था 4000 किलोमीटर से अधिक की दूरी पर उसने मिसाइल से मार की। जी हां, अब सबको खलबली हो गई है कि यानी ईरान की क्षमता कितनी है। तो क्षमता जो पता चल रही कि 5000 किलोमीटर तक की मार कर सकती है, यानी ईरान से बैठ के वो भारत तक भी कर सकता है, ईरान से बैठ के वो अमेरिका भी कर सकता है और ईरान से बैठ के यूरोप में भी कर सकता है। जब ये हैसियत हो तो अब आप समझ सकते हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप घबरा रहे हैं। वो अब थल सेना भेजने की बात कर रहे हैं कि हम वहां जमीन पर सेना उतारेंगे। तो ईरान ने कह दिया कि ठीक है, वैसे ये गलती करना मत, यदि करोगे तो हम स्वागत करने को तैयार बैठे, और फिर आप देखना आपका क्या हासिल होगा। हालांकि अमेरिका ने 3 युद्धपोत रवाना कर दिए हैं अपने वहां से, जो तमाम सारे करीब 2500 इनके थल सैनिक लेकर के वो जा रहे हैं। लेकिन ईरान इन सब चीजों से घबराने की बजाय अडिग सा खड़ा है और अपनी बात कह रहा है। तो नरेंद्र मोदी ने देखा कि अब 22 दिन बाद भी हालात नहीं वो बन रहे हैं और अमेरिका झुकता दिखाई दे रहा है, तो खट से उन्होंने फोन मिलाया फिर से
जो पाकिस्तान, जो ईरान के राष्ट्रपति हैं, उनको पेजेस्कियां को, और उनसे फोन पर कहा अहम बुनियादी ढांचों पर जो हमले हुए हैं उनकी हम निंदा करते हैं। हम क्षेत्रीय स्थिरता के लिए जो खतरे हैं, वैश्विक आपूर्ति के जो खतरे हैं, इन सबको बाधित करने की जो स्थिति है, होर्मुज में जो जहाजों की आवाजाही है, इसको लेकर के बेहद परेशान, और हम चाहते हैं ये सब सामान्य हो और ये हालात सुधरे। उधर पाकिस्तान का जो सेना अध्यक्ष है, वो वहां पर शिया मुसलमानों को कहता है कि ज्यादा तुम्हें ईरान से प्यार है तो ईरान चले जाओ। अरे अपने धर्म गुरु के लिए यदि कोई मातम कर रहा है तो आपको परेशानी क्या है? तो अब आप समझ लीजिए, ये सब एक वही चट्टे बट्टे हैं, तो वही कर रहे हैं कि जैसे हिंदुस्तान में लोग कह रहे हैं, आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग, इन्हें ज्यादा ईरान से प्यार है तो ईरान चले गए। वही चीज पाकिस्तान में, पाकिस्तान की सत्ता में बैठा वो वहां का सेना अध्यक्ष कह रहा है। अब आप समझ लीजिए, इन सबके लक्षण देख लीजिए, मैं यही आपको समझाता हूं। और उधर अमेरिका की स्थिति है, इजराइल दुम दबाए छिपा हुआ है, चुपके चुपके हमले कर रहा है, नागरिकों को मार रहा है जो कायर काम करते हैं, कायरों वाला काम। जब यह स्थिति हो तब आपको देखना चाहिए तो भारत में क्या हो रहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा हमारा कंसर्न तो भारत ही है हमारे लिए। तो हमारे यहां जब ईद मनाई जा रही थी तो लाखों लाख लोग जो है तमाम जगहों पर भीड़ थी, नमाज पढ़ रहे थे, लेकिन कहीं पर भी कोई उत्तेजक नारा नहीं था। ये नाराजगी थी तो अमेरिका को लेके, इजराइल को लेकर के, कहीं कोई अल्लाहू अकबर और ये करते हुए किसी दूसरे के धर्म स्थल या दूसरे के उसमें कोई बवाल नहीं कर रहा था, कोई ऐसा काम नहीं कर रहा था कि जिससे कहा जाए कि हाँ वो शर्मनाक है, वो दुखद है। तो जब यह सब हो रहा था तो हमें आना चाहिए कि हमारे यहां कितना बेहतरीन था। एक नजारा मैं दिखाऊं कि जिस तरह से भारत में, ये बीकानेर का है, देखिए यहां गणगौर जो है और ईद दोनों एक साथ हो रहे हैं, मन रहे हैं, कितना बेहतरीन। गणगौर और ईद की नमाज ये है, तो ये होता है। इसके बाद में आप देखिए, ये जो वहां पर है भोपाल में, वहां पर लाखों की संख्या में भोपाल की आप भीड़ देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये कितने लोग हैं और कैसे। आप ये देखिए, मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए, ये भोपाल में। अब इस तरह से लोग पूरे इकट्ठे थे, और जब इकट्ठे थे तो आप सोचिए कि ये देखिए, इतने लोगों के बीच में कहीं कोई अशांति नहीं, कहीं कुछ नहीं। ये आप किसी ने इतनी बड़ी भीड़ में, कि सेना से ज्यादा हो जाती है, साहब कुछ भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया, कोई ऐसा काम नहीं किया जो कहीं पर भी किसी को अशांति पैदा करे, किसी के उसमें विघ्न पैदा करे। और लखनऊ में एक बड़ा अच्छा सीन देखने को मिला, जहां पर सभी दलों के, सिर्फ एक नहीं, ये देखिए कांग्रेस के अजय राय भाषण दे रहे हैं, बगल में अखिलेश यादव खड़े हैं, बगल में बीजेपी के भी नेता खड़े हैं, और ये देखिए आप कितना बेहतरीन माहौल था। यही होना चाहिए त्योहार में, क्योंकि त्योहार से बड़ा और क्या हो सकता है। तो इस तरह की वो जब होती है तब समझ में आता है, दूसरों को जब कहते हैं तो आपको ये देखना चाहिए कि किस तरीके से संभल में जो कांग्रेस के लोग थे उन्होंने फूल बांटे, फूल बरसाए, और नमाजियों को किस तरीके से फूल दिए। और यहां पर आप ये देखेंगे इसी तरीके से, यदि आप देखेंगे, ये हमारा असली हिंदुस्तान है, ये है राजस्थान का। राजस्थान में नमाज पढ़ रहे थे, और यहां पर इन लोगों पर कांग्रेस के लोग और हिंदू जो एकता की मिसाल कायम करते हैं, ये आप देखेंगे। ये अभी आपको दिखाते हैं।
ये देखिए फूल बरसाए जा रहे थे, सरकार नहीं बरसा रही थी। जैसे सरकार बरसाती है कि कांवड़ लेके जा रहे हैं और बरसा रही, नहीं, वहां पर वो बरसा रहे थे। ये आप देखिए, ये अमरोहा में कांग्रेस के नेता है सचिन चौधरी, वो बरसा रहे थे, फूल बरसा रहे थे। तो अब सचिन चौधरी इस तरीके से जब ये करते हैं तो समझ में आता है कि आप देखिए, तो इस तरह जगह जगह आइडिया ऑफ इंडिया की मिसाल दी गई कि ये होता है। तो वह सब राहुल गांधी ने इस पर संदेश दिया जो है, ये आप देखिए। नमस्कार, आप सबको ईद मुबारक और आपके परिवारों को और आपको बहुत सारा प्यार। तो ये होता है, इस तरह से संदेश दिया जाता है। तो वो एक संदेश आइडिया ऑफ इंडिया का दिया गया। आप देखिए, यदि यही हर त्योहार हिंदुओं के त्योहार हो, इसी तरीके से होना चाहिए। आप जाके मस्जिद के सामने बवाल करेंगे, आप जाके कुछ और दरगाहों को तोड़ेंगे, आप कुछ और करेंगे, तो कैसे भाईचारा स्थापित होगा? और भाईचारा नहीं होगा तो नफरत में हम सब जलेंगे और मरेंगे और नुकसान उठाएंगे, और उसका लाभ उठा के ऐसी सरकारें आएंगी जो हमें लूटने और परेशान करने का काम करेंगी। आज रुपया रिकॉर्ड तौर पे $94 जो है वो $94 से भी ऊपर पहुंच गया। मैंने आपको बताया था ये 100 पहुंच जाएगा। राहुल गांधी ने भी यही बात कही है और यही बात दिखाई दे रही है कि 94 से ऊपर पहुंच गया। तो अब आप सोचिए कि किस दशा में जा रहा है। आप भयंकर संकट की तरफ बढ़ रहे हैं, और जब इतने बड़े संकट की तरफ बढ़ रहे हो तो उसका मुकाबला हम सबको मिलके करना होता है। मिलके, लेकिन करेंगे कैसे? जब दिलों में मोहब्बत की बजाय नफरत होगी तो कैसे करेंगे? नहीं कर सकते। तो सबसे पहले जरूरी है हम सबके दिलों में मोहब्बत हो, एक दूसरे का सम्मान करने का हो, और एक दूसरे का टांग खींचने का नहीं, बल्कि ठीक है जो काबिल है वो बढ़ेगा। एक मैं काबिल हूं मैं बढ़ूं, नहीं तो आप काबिल हैं आप बढ़े। यह सोच विकसित करने की जरूरत है। इसी को सकारात्मक रचनात्मक सोच कहते हैं। तो हमें सकारात्मक रचनात्मक बनने की जरूरत है। यही बात तो राहुल गांधी बार बार बताते हैं। हमारे देश को एक इतना अच्छा स्टेट्समैन मिला है, जननायक मिला। जब वो एक एक बात आपको समझा रहा है फिर भी नहीं समझ रहे हैं, तो फिर गलती किसकी है? आप कहें कि हमें तो पता नहीं था। अरे भाई, और कैसे बताया जाए? देखिए, समझिए, जानिए, क्योंकि नहीं तो आपको कभी ईरान के आगे गिड़गिड़ाना पड़ेगा, कभी इजराइल के आगे आपको झुक के खड़ा हो जाना पड़ेगा, कभी अमेरिका का पिट्ठू बनना पड़ेगा, और कभी रसिया, कभी कहीं पाकिस्तान भी आपको झुका देगा। तो इससे बेहतर कि आप अपनी ताकत को बना लीजिए। ये आपके ही है, सब आपके, इस सोच के साथ। यही बात तो राहुल गांधी कहते हैं। यदि यही एक हो के चले होते और पंडित जवाहरलाल नेहरू की जो विदेश नीति थी उसे अपनाया होता, तो आज हम सचमुच दुनिया के विश्व गुरु होते और दिखाई देता, क्योंकि ये मौका था हमारे लिए। और हमारे देश पर कोई संकट नहीं आता, न किसी तेल का न किसी का, जैसे चाइना ने अपने आप को किया। चाइना में कोई इतना बड़ा तेल नहीं होता है, वो ईरान से ही ले रहा है, रसिया से ले रहा है, वेनेजुला से लेता था। तो अब आप समझ लीजिए, आपने यदि अपने आप को स्थिर किया होता, चाइना नहीं कूदा, न वो प्रत्यक्ष तौर पे ईरान के साथ दिखाई दे रहा है, न प्रत्यक्ष तौर पे अमेरिका के साथ, लेकिन उसकी नीतियां तटस्थ रहते हुए खेल को रणनीतिक तौर पे खेल लेगी। लेकिन भारत ने बड़ा बेहूदगी के साथ में दिखाया। हमारा मंत्री इतना कायर है, जी हाँ, और उसका नतीजा है हमें आज इस स्थिति में लाके खड़ा कर दिया है। तो सोचिए, है हम सबके लिए, बच्चों के लिए, सबके भविष्य के लिए। जय